आज की वीडियो में रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसमें एक श्रृंखला दी गई है। उस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, जैसे कि 5, 9, 16, 29, 54 और 103। अब इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक श्रृंखला बन रही है। श्रृंखला कैसे बन रही है, जैसे 5 का यदि हम 2 में गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा 10 और 10 में से 1 घटा दिया, यानी कि गुणा 2 माइनस 1। ये इसमें एक श्रृंखला बन रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, जब यहाँ पर 9 हो गया तो 9 दूनी 18 माइनस 2, इसमें माइनस 2 हो जाएंगे। फिर 9 दूनी 18 में से 2 चले गए, 16 बचा, और 16 गुणा 2 माइनस 3। देखिए 16 दूनी 32, 32 में से 3 चला गया, 29 बचा, यानी कि अगली संख्या 29 आ गई। फिर 29 का 2 में गुणा कर दें, यानी कि गुणा 2 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। इसी प्रकार से जो अगली संख्या आएगी 103। 103 में यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 206 और माइनस 6, तो ये अगली संख्या 200 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर 200 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में हमको ये बताना है कि अगली जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सी संख्या आएगी। तो 1, इसके बाद 8 और 27, और इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें एक श्रृंखला ये बन रही है कि 1 का घन बराबर 1, फिर 2 का घन बराबर 8 और 3 का घन बराबर 27 और 4 का घन बराबर 64। तो अगली संख्या जो आएगी वो 64 आएगी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जाद मिहाओ का अर्थ है लाल गुलाब, यानी कि ये एक सांकेतिक भाषा है जिसमें जाद मिहाओ का अर्थ है लाल गुलाब, कस सन का अर्थ है सुंदर चित्र, और सन मिहाओ का अर्थ है लाल और सुंदर हो, तो इनमें और शब्द का क्या संकेत होगा। यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, जैसे कि जद मिहाओ, जद मिहाओ दिया है कि जद मिहाओ बराबर है लाल गुलाब, ये होगा इसका लाल गुलाब। इसके बाद दिया हुआ है कस सन, कस सन, इसका मतलब है सुंदर चित्र, सुंदर चित्र। और अंत में दिया है सन मिहाओ, इसमें दिया हुआ है सन मिहाओ, सन मिहाओ, इसका मतलब है लाल और सुंदर, लाल और सन मिहाओ ने और दिया हुआ है, यहाँ पे ने और है, ये का अर्थ है लाल और सुंदर, लाल और सुंदर। अब यहाँ पे हम गौर से देखें, यदि तो मिहाओ को यदि देखें तो यहाँ भी लाल है, मिहाओ इसमें है तो यहाँ भी लाल है। ठीक, अब यदि हम देखें कि सन, सन यहाँ भी दिया गया है तो सुंदर हो गया, सन यहाँ भी दिया है तो ये भी सुंदर हो गया। अब यहाँ पे सन का मतलब सुंदर, मिहाओ का मतलब लाल, अब बचा और बचा मतलब ने, तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा ने, ने इज राइट आंसर, यानी कि और बराबर ने। अगला प्रश्न है, यदि एक्सीलेंट को DWBDKKDMS लिखें तो एनिमी को कैसे लिखेंगे। तो उस किसी सांकेतिक भाषा में एनिमी को क्या लिखा जाएगा, ये इसका प्रश्न है। तो देखें यहाँ पे ध्यान से
यदि ई एक्स ई ई और यहाँ पर डी, तो ई से यदि डी तक ले जाएं तो ए बी सी डी ई उल्टा चल रहा है, यानी कि यहाँ से डी के बाद ई, फिर एक्स को यदि डब्ल्यू पे ले जाए तो डब्ल्यू एक्स, यहाँ से यानी कि इस तरफ से इस तरफ को बढ़ रहा है, उल्टा चल रहा है। और सी मतलब डी बी, ई फिर डी, एल के, यानी कि जब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरफ से लिखेंगे तो बी के पहले क्या था ए, सी के पहले बी, यानी कि बी के पहले ये इधर को चल रहा है, इसी क्रम में ये चल रहा है। तो अब इसी प्रकार से यदि हम एन में लिखें, ई एन ई एम और वाई, तो यहां पर यदि हम देखें तो ई को यदि देखें तो इसमें ई काय के बाद आता है, तो ई डी के बाद आता है, डी ई, उसके बाद एन काय के बाद आता है, एन को यदि देखें तो एन आता है एम के बाद, तो यहाँ एम हो जाएगा। फिर ई को देखें तो ई काय के बाद आता है, ई डी के बाद आता है, यहाँ डी हो जाएगा। फिर एम काय के बाद आता है, एम आता है एल के बाद, और वाई काय के बाद आता है, वाई आता है एक्स के बाद। तो अब यहाँ पे जो बनेगा कोड बनेगा डी एम डी एल एक्स, डी एम डी एल एक्स। अब इसमें देखते हैं डी एम डी एल एक्स कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, डी एम डी एल एक्स। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है, यानी कि खिलाड़ी का जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से जहाज का किससे संबंध है, यानी कि खिलाड़ी का टीम से संबंध होता है। तो जिस प्रकार खिलाड़ी के समूह से टीम बनती है, यानी कि खिलाड़ी के समूह से टीम बनती है, उसी प्रकार से जहाज के समूह से जहाजी बेड़ा बनता है, जहाजी बेड़ा, यानी कि जब जहाजों का बहुत सारा समूह इकट्ठा हो तो उसको जहाजी बेड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। ऑप्शन में दिया गया है हाउस, ऑनेस्ट, ऑफ, इनह्यूट। तो इसमें यहां पर हम देखेंगे डाउट में वी साइलेंट होता है, वी का उच्चारण नहीं किया जाता है। उसी प्रकार जो ऑनेस्ट दिया गया है इसमें एच साइलेंट होता है, एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, बताएं कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। कोई कक्षा है उसमें 51 विद्यार्थी बैठे हैं, 51 विद्यार्थी के बीच में मेघा का स्थान 21वां है और बच्चे कितने हैं, 51 हैं। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि विद्यार्थी टोटल हैं 51। अब 51 में जो मेघा का स्थान है वो है 21वां स्थान, तो यदि हम 51 में से 21 घटा देंगे तो बचा 30, यानी कि मेघा के जो नीचे विद्यार्थी हैं वो है 30 विद्यार्थी। अब अंतिम से यदि देखा जाए, अंतिम बिंदु से देखा जाए तो मेघा का जो स्थान हो गया तो 30 + 1, क्योंकि मेघा अगले स्थान पे है, 30 बच्चे नीचे हैं और 30 से अगला स्थान होगा 31वां, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि 31वां स्थान है मेघा का अंतिम बिंदु से, अंतिम स्थान से, अंतिम बच्चे से। अगला प्रश्न है, यदि ए का स्थान वर्ग में 5वां है, वी का अंतिम से 8वें स्थान पर है, यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर है और ए व बी के बीच में हो तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर कहा गया है प्रश्न में कि एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग में टोटल कितने
लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जब हम मान लो यहाँ से 0 से शुरू करते हैं तो A का स्थान वर्ग में 5वां है। तो मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें पे हो गया A। इसके बाद फिर दिया हुआ है B अंतिम से 8वें स्थान पर। मान लो अंतिम ये है यहाँ पर और है कितने पे? 8वें स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें पर है B। अब बात आती है यदि C A के बाद छठे स्थान पर है, C A के बाद छठे स्थान पर, तो A हो गया 5वां, फिर हो जाएगा 1 2 2 3 4 5 और छठे स्थान पर है C और A और B के बीच में है। तो A और B के बीच में को मतलब है कि 1 2 3 4 5 5 बच्चे B और C के बीच में भी है। तो 1 2 3 4 5। अब टोटल बच्चों इनको गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि उसमें 24 बच्चे हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि गुड़िया अपने घर से, ये दिशा संबंधी प्रश्न है, कि गुड़िया अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर कुछ दूर चली और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ गई। कुछ समय पश्चात वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी। वह अब किस दिशा की ओर चल रही है? तो जैसे यहाँ पर हम एक दिशा सूचक बना देते हैं। जैसे ऊपर हमेशा उत्तर होता है और इस तरफ पूरब होता है और इस तरफ दक्षिण होता है और इस तरफ पश्चिम होता है। ये दिशा सूचक है। तो अब प्रश्न में दिया गया है कि गुड़िया अपने घर से उत्तर पूरब मतलब इस दिशा में, यानी कि मान लो यहाँ से शुरू करती है, वो किसी भी स्थान से, यानी कि 0 से शुरुआत करती है और वो उत्तर पूरब की ओर चलती है। उत्तर पूरब की ओर जैसे यहाँ तक गई, ये मान लो A बिंदु पर पहुंच गई। A बिंदु से वह क्या हुआ कि 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी। जब यहाँ से जा रही है तो बाईं ओर मुड़ेगी 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर मुड़ने के बाद वह B स्थान पर पहुंची। मान लो ये यहाँ से जा रही है ऐसे और B स्थान पर पहुंची और फिर वहां से वह फिर से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी। फिर वो 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ गई। अब 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ने के बाद वो मान लो C बिंदु पर पहुंच गई। अब प्रश्न ये कह रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर चल रही है। तो अब यहां से मान लो ये इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है मतलब दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा यहाँ पे देखें तो दूसरे ऑप्शन में दी गई है। अब वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि A की माँ B की माँ की पुत्री है तो बताएं कि B का A से क्या संबंध है? बहन का है, पिता का है, मामा का है? यह ज्ञात नहीं है कि यदि A की माँ व B की माँ की कोई लड़की होती, यानी कि A की माँ जो है वो B की माँ की पुत्री है। B और B की पुत्री A की माँ है, A की माँ, ये इसकी माँ है, यानी कि B की पुत्री A की माँ है। A की माँ B की माँ की पुत्री है, तो बताएं कि B का A से क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो संबंध दिखाया जा रहा है वो B का A से कोई संबंध नहीं दिखाया जा रहा। A का B से कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका विकल्प जो आ जाएगा वो चौथा आ जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि B जो है B का लिंग निर्धारण नहीं है। यदि B पुरुष होता तो सीधा ये मामा का रिश्ता हो जाता, A से उसका मामा का रिश्ता हो जाता। और यदि B स्त्री होता तो इसका सीधा रिश्ता A का सीधा मौसी से हो जाता।
यदि इसमें लिंग निर्धारित होता तो इनमें से मामा या मौसी रिश्ता होता, लेकिन यहाँ पर लिंग निर्धारण बी का न होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर चौथा सही होगा, ज्ञात नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में सबसे अच्छा तरीका होता है अंग्रेजी वर्णमाला का अध्ययन बहुत जरूरी है। यदि हम पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को ये समझ लें कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे है तो बहुत आसान हो जाता है। और यदि नहीं रख पाते हैं तो सबसे पहले एक लिखना पड़ता है, ABCDEF GHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ, ये पूरी ABCD लिख ली जाती है। अब यहाँ पर यदि ध्यान से देखें कि अंग्रेजी वर्णा के अंतिम से 21वां अक्षर कौन सा है, तो अंतिम से यहाँ से अगर हम गिने इसको तो 21वां अक्षर जो होगा वो F होगा। F अक्षर 21वां होगा अंतिम से देखेंगे तो। और यदि प्रारंभ से देखेंगे तो 20वां अक्षर इसमें T होगा। 20वां अक्षर यदि हम जोड़ें तो T होगा, ये 20वां है। अब इन दोनों के बीच का अक्षर कौन सा है, तो यहां से देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 दिए गए हैं। तो यदि हम 6 इस तरफ छोड़ दें और 6 इस तरफ छोड़ दें तो जो बीच में अक्षर आता है वो M आता है। तो अभीष्ट उत्तर जो होगा वो पहला होगा, M इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर L आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम घड़ी का डायल बनाते हैं और यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर 9 होता है। यहाँ 1, यहाँ 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब इसको यदि हम देखें ध्यान से तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर L आता है। अंक 5 के स्थान पर, यानी कि 5 यहाँ है, यहाँ पर L है, L। अब L आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यदि L 5वें पे है तो 6वें पे आएगा M, 6वें पे M आ जाएगा। इसी प्रकार 7वें पे N O P Q और R, यानी कि 11वें पर R आएगा। तो अभीष्ट उत्तर इसमें दूसरा ऑप्शन है, R इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 चिन्ह परस्पर बदल दिए गए हैं। आपको इन 2 चिन्हों को पहचान कर दिए गए समीकरण को सही करना है। यहाँ पर दिया है कि 19 - 3 × 4 + 24 भागित 2 = 19। ये समीकरण हमको चिन्ह बदल करके इधर उधर करना है जिससे ये समीकरण पूरा सही हो जाए। अब इस समीकरण को हल करते हैं। हम लोग यहाँ पर है 19 - 3 × 4 + 24 भागित 2। यदि हम देखें यहाँ पे 19, इस माइनस को यदि हम प्लस कर दें तो यहाँ पर 3 × 4 और प्लस को माइनस कर दें 24 भागित
2। अब इसको यदि हल करें तो 19 प्लस 4 3 यानी कि 4 तिया 12 माइनस 12, ये और ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर 19 यानी कि राइट हैंड साइड। यहाँ पर देखें, यदि हम माइनस और प्लस को आपस में बदल दें, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपस में यदि हम माइनस और प्लस को बदल दें तो ये समीकरण बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि केशव को याद है कि एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से छोटी है, जबकि सोनी को याद है कि वह संख्या 6 से, यहाँ पर देखें, 3 से बड़ी है x और 8 से छोटी है x, और 6 से बड़ी है, ये 6 से भी बड़ी है और 10 से छोटी है, 10 से छोटी है। यदि इन दोनों का कथन सत्य है तो उस संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित तौर पर सत्य है। तो यहाँ पर देखें कि 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 दिया गया है। तो 8 से जस्ट पहले x है यानी कि 7, अभीष्ट संख्या 1 सही है, यानी कि 6 से बड़ी और 8 से छोटी। जब 6 से बड़ी है और 8 से छोटी है तो बीच में केवल 7 संख्या बचती है। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो होगा, इसका कोई एक मान है, एक निश्चित मान इसका है। एक मान वो कौन सा है? निश्चित मान वो है पहला ऑप्शन, यानी कि एक संख्या निश्चित है, पहला इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, 6 नगरों में धूलिया अमलनेर से बड़ा है, श्री रामपुर नासिक से बड़ा है, जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है लेकिन अमलनेर से बड़ा है। अमलनेर नासिक से छोटा है लेकिन मनमद से बड़ा है। बताएं कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर दिया गया है मनमद, जलगांव, धूलिया, नासिक। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो ध्यान दें कि इसमें अमलनेर तो छोटा हो नहीं सकता, अमलनेर क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, अमलनेर ये बड़ा है। इसके बाद एक और है जैसे श्री रामपुर, तो ये श्री रामपुर भी छोटा नहीं हो सकता। ये 2 तो हट गए, अब बचे 4, मनमद, जलगांव, धूलिया और नासिक। अब धूलिया अमलनेर से बड़ा है तो अमलनेर छोड़ दो, श्री रामपुर नासिक से बड़ा है, श्री रामपुर नासिक से बड़ा है, यानी कि श्री रामपुर बड़ा है, नासिक छोटा है। और फिर आगे दिया है कि जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है लेकिन अमलनेर से बड़ा है, अमलनेर नासिक से छोटा है, तो इसमें नासिक बड़ा होगा अभी, लेकिन मनमद से बड़ा है। अब नासिक से, मनमद से नासिक भी बड़ा है, अमलनेर भी बड़ा है, जलगांव भी बड़ा है, श्री रामपुर भी बड़ा है और धूलिया भी बड़ा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एक मनमद। मनमद इसमें सबसे छोटा नगर है। अगला प्रश्न है, यदि शिशिर चारू से लंबा है, शिशिर मान लो ये है शिशिर, शिशिर चारू से लंबा है, चारू ये चारू हो गई, शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, तो ये राजू हो गया। और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा। इसमें ये बताना है कि अशोक कौन सा है, अशोक कितना लंबा होगा। तो ये लंबाई और ऊंचाई से संबंधित प्रश्न होते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, इस प्रकार के ये प्रश्न है। तो ये बड़े उलझन भरे प्रश्न होते हैं, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, जब इनका बहुत सारा अभ्यास किया जाए तब ये प्रश्न समझ में आते हैं। तो यहाँ पर देखें, शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप। यहाँ पर जो राजू है, राजू दिलीप जितना है, जितना राजू है उतना ही दिलीप है, लेकिन अशोक से लंबा है, अशोक और भी छोटा हो गया तो अशोक होगा। तो अशोक कैसा होगा, इसमें ये बताना है कि अशोक कैसा होगा। तो अशोक जब नाटा है तो अशोक शिशिर से भी छोटा होगा, अशोक शिशिर से भी नाटा होगा, तो इसका चौथा ऑप्शन
राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनकी ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद में 7 हो। ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद में 7 हो, ऐसे कितने 5 हैं। तो यहाँ पर इनकी गिनती करते हैं कि ऐसे कितने 5 हैं, तो जिनके ठीक पहले 6 हो। तो ठीक पहले 6, एक तो ये 5 है और ठीक बाद 7, एक तो ये वाला 5 है जो ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 7 है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, एक ये वाला 5 है, ठीक पहले 6 है और ठीक बाद 7 में है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि 2। ऐसे 5 2 हैं जिनके ठीक बाद में 7 है और ठीक पहले 5 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं है। इसको देखते हैं, 7 है जिनके ठीक पहले 6 होना चाहिए, तो 7 के ठीक पहले 6 लेकिन बाद में 4 नहीं है, तो एक तो ये है। इसके बाद 7 के ठीक पहले 6, 7 के ठीक पहले 6 लेकिन बाद में 4 नहीं है, एक ये हो गया। तो इसमें भी केवल 2 ही सही है, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्देश में दिया गया है कि रिक्त स्थान पर क्या संख्या आएगी। प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इसमें कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन में दिया गया है कि 81, 27, 9 और 54। तो यहाँ पर यदि हम गौर से देखें, सारणी इस वाली को देखें और पहली वाली को देखें, तो इसका यदि हम स्क्वायर कर दें तो बराबर 1 आएगा, जो कि ये सही है। और यदि 2 का स्क्वायर हम कर दें तो बराबर 4 आएगा, जो कि ये भी सही है। और यदि हम 3 का यदि स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा, तो इस स्थान पर 9 संख्या आ जाएगी। तीसरा ऑप्शन सही है, यहाँ 9। अगला प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसको देखें ध्यान से कि निर्देश में दिया गया है कि रिक्त स्थान पर क्या संख्या आएगी। प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और इसमें हमें पहचान करना है इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हम दूसरे और तीसरे सारणी को ध्यान से देखें, दूसरी और तीसरी सारणी, और इसका दूसरी से पहली में संबंध स्थापित करें। जैसे यहाँ देखें 2 है और पहली वाली में 1 है, तो दोनों की संख्या मिलकर के 21 हो गई, जो कि यहाँ पर है। इसमें भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये संख्या हो गई 22। और यहाँ पे भी देखें ये 4 है और यहाँ पर 3 है, तो ये संख्या हो गई 43, यानी कि इसका सही उत्तर दूसरा है, इसमें 43 संख्या आएगी। अगला प्रश्न है, निर्देश में दिया है कि प्रश्न में 2 कथन तथा 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ये कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य बुद्धि या पर्यवेक्षण से हैं, पर्यवेक्षण से विसंगत क्यों ना जान पड़ते हों, लेकिन वे सामान्य बुद्धि या पर्यवेक्षण से विसंगत भले ही ना हो, लेकिन कथन सत्य है। तो कथन 1 है, कोई बाज तोता नहीं है, और कथन दूसरा है, सभी मुर्गे बाज हैं। कोई बाज तोता नहीं है, यानी कि एक ये गुला हो गया तोता का, तोता, क्योंकि तोता और बाज में कोई संबंध नहीं है। कोई बाज तोता नहीं है, सभी मुर्गे बाज हैं, तो सभी मुर्गे बाज हैं। मान ली एक ये मुर्गा हो गया, ये मुर्गा, ये मुर्गा का गोला हो गया और ये बाज का गोला हो गया। तोता बाज मुर्गा। अब दूसरे निष्कर्ष में क्या है, कोई मुर्गा तोता नहीं है। देखिए, कोई मुर्गा तोता नहीं है, मुर्गा तोता का कोई संबंध नहीं है। कोई तोता मुर्गा नहीं है और कोई भी तोता मुर्गा नहीं। यदि निष्कर्ष 1 कथनों को संतुष्ट करता है, बी उत्तर दीजिए। यदि सिर्फ निष्कर्ष 2 कथनों को संतुष्ट करता है,
यदि सी दीजिए तो यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों को संतुष्ट करते हैं, और डी दीजिए यदि ना तो 1 और ना 2 कथनों को संतुष्ट करता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखें यहाँ पे गौर से, तो इसमें दोनों निष्कर्ष सत्य है, इसमें दोनों निष्कर्ष सत्य है। 2 कथनों को संतुष्ट करता है, लीजिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों को संतुष्ट करते हैं, यदि ना हो तो कथनों को संतुष्ट करते हैं, यदि ना तो 1 और ना 2। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर है, यानी कि दोनों कथन इसके सही हैं, जो निष्कर्ष और कथन दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में 2 कथन तथा 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ये कथन सत्य हैं चाहे वे सामान्य बुद्धि या परिवीक्षण से विसंगत क्यों ना जान पड़ते हो। तो कथन 1 है कि सभी घोड़े वनमानुष हैं। कथन 2 है सभी वनमानुष बंदर हैं। निष्कर्ष में देखते हैं सभी घोड़े बंदर हैं, और निष्कर्ष 2 में देखेंगे सभी बंदर घोड़े हैं। सबसे पहले तो घोड़ों के एक आरेख बनाते हैं। ये मान लो घोड़ों का आरेख, ये घोड़े, सभी घोड़े वनमानुष हैं, तो सभी घोड़े जो हैं वो वनमानुष हैं, वनमानुष। और सभी वनमानुष बंदर भी हैं। जब सभी वनमानुष बंदर है तो इसके ऊपर ये बंदर वाला बनेगा, ये बंदर हो गया। अब निष्कर्ष में दिया है कि सभी घोड़े बंदर हैं, और दूसरे में दिया है सभी बंदर घोड़े हैं, तो सभी घोड़े बंदर हैं। तो निष्कर्ष 1 ही ऐसा है जो इस कथन को संतुष्ट करता है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही है, ए। चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द BJUPAN बजूपान, जैसे इसको अगर पढ़े तो बिजुपान पढ़ेंगे, अक्षरों से एक प्रांत का नाम बनता है, एक प्रदेश का नाम बनता है, जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। तो इन अभी जो अक्षर हैं ये अक्षर अस्त व्यस्त हैं, यदि इनको हम एक क्रम से लगाएं तो एक हिंदुस्तान का एक प्रांत बनेगा, प्रांत मतलब प्रदेश बनेगा। तो इसमें BJUPAN, यदि हम पंजाब की स्पेलिंग को देखें PUNJAB, पंजाब, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। पंजाब सही शब्द बन रहा है जिसका पहला अक्षर P है। अगला प्रश्न है, यहां पर शब्द रिलेज दिया हुआ है, रिलेज के अक्षरों से एक देश का नाम बनेगा जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। तो इसका प्रथम अक्षर I बनेगा। I क्यों होगा? क्योंकि ये जो दिया गया है ये इजराइल देश का नाम दिया गया है, इजराइल की स्पेलिंग है ये, इजराइल। अगला प्रश्न है कि 2 व्यक्ति की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 2 व्यक्तियों की आयु है जिसमें 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी है, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले हम आयु को मान लेते हैं, यानी कि बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? बड़े व्यक्ति की आयु हो जाएगी x वर्ष, और छोटे व्यक्ति की आयु हो जाएगी y वर्ष। ये हमने आयु मान ली दोनों की। अब यहाँ पे ये दिया गया है प्रश्न के अनुसार कि दोनों की आयु का अंतर है 20 वर्ष। तो x माइनस y, इन दोनों की आयु का अंतर दिया गया है 20 वर्ष दिया गया है। समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे उसमें देखें कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो जब 5 वर्ष पूर्व होगी तो बड़े की होगी x माइनस 5 और छोटे की होगी y माइनस 5, क्योंकि माइनस में जो पहले की आयु होती है, पूर्व की आयु होती है, उसको घटाया जाता है और बाद की आयु को जोड़ा जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अंतर कितना है? 5 गुना है। इसमें दिया है देखो, 5 वर्ष पूर्व छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी है बड़े व्यक्ति की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व में देखेंगे तो इसका समीकरण क्या बनेगा? x माइनस 5 और ये इसकी 5 गुनी है y माइनस 5 की, y माइनस 5 की 5 गुनी है। जब इसका हम समीकरण बनाएंगे तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा।
एक्स माइनस 5y बराबर माइनस के 20। ये समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। अब यदि इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, जब समीकरणों को हल करेंगे तो इसका यहाँ पर देखते हैं हल करके, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20 और x माइनस 5y बराबर माइनस 20। अब यदि इनको हम घटाने पर कर देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4y और बराबर 20 और 20 40 हो जाएगा। तो y का जब इसमें हम ये 40 में 4 का भाग देंगे तो y का मान 10 वर्ष हो जाएगा। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे कि x माइनस वाई बराबर 20 था, तो y का मान 10 है, तो x माइनस 10 बराबर 20, और जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 20 उस तरफ जाएगा और 20 की दूसरी तरफ जाएगा 10, तो ये प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 20 और 10 30 वर्ष। तो यहाँ पर देखें गौर से कि जो बड़ा व्यक्ति है वो 30 वर्ष का है और छोटा व्यक्ति जो है वो 10 वर्ष का है। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 30 वर्ष और 10 वर्ष, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, 30 वर्ष और 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार का एक अगला प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हुई। मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? इसमें हम मानेंगे मोहन की 5 वर्ष पूर्व की मोहन की पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हमने मान ली x वर्ष 5 वर्ष पहले, तो मोहन की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले? 3x वर्ष। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष और इसकी हो जाएगी 3x प्लस 5 वर्ष, 3x प्लस 5 वर्ष, यानी कि मोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x प्लस 5 वर्ष और पुत्र की हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात, अब पश्चात में हमेशा जुड़ता है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? x प्लस 5 प्लस 10 और मोहन की हो जाएगी 3x प्लस 5 प्लस 10, ये इनकी होंगी 10 वर्ष पश्चात आयु। अब इसको देखें तो x प्लस 15 हो जाएगी, x प्लस 15, 10 वर्ष पश्चात मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 15, ये हो गई 10 वर्ष पश्चात की आयु। अब इसको हम हल करते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में दिया गया है कि 10 वर्ष पश्चात मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी, तो ये है मोहन की आयु और ये है उसके पुत्र की आयु। तो मोहन की आयु देखते हैं 3x प्लस 15, 3x प्लस 15 ये पुत्र की आयु और बराबर 2 गुनी पुत्र की आयु, यानी कि x प्लस 15, इसमें 2 गुनी हो जाएगी। अब इस समीकरण को यदि हम हल करें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30। पक्षांतर यदि हम कर दें तो 3x में से 2x चले जाएंगे तो बचेगा x बराबर 30 में से 15 चले जाएंगे 15 वर्ष बचेगा। जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर इसमें 15 वर्ष आ जाएगा। अब मोहन की वर्तमान आयु, इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोहन की वर्तमान उम्र क्या है। तो मोहन की जो वर्तमान उम्र थी वो थी 3x प्लस 5 वर्ष। यहाँ पे हम इसमें निकालेंगे 3x, वर्तमान आयु जो मोहन की थी वो थी 3x प्लस 5 वर्ष,
तो 3 गुणा x का मान है 15 और प्लस 5, 15 तिया 45 और प्लस 5, तो बराबर हो जाएगी 50 वर्ष। यानी कि मोहन की जो वर्तमान आयु है वो है 50 वर्ष। इसमें देखते हैं 50 वर्ष कहाँ पे दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है 50 वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है ZA YB XC WD और VE। इसमें हमें ये बताना है कि जो आगे क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे कौन सा इनमें से आएगा, यानी कि कौन से अक्षर आए। यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो देखें A B B C C D D E एक क्रम है, और इधर से देखें तो जब A B B C C D D E E F, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, E F F आना चाहिए, आगे यहाँ पर F आना चाहिए। अब यहाँ पर गौर से देखें Z बाई जेड XY WX VY VW और UV U आना चाहिए, U के बाद V के बाद W के बाद X के बाद Y के बाद Z। बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो UF यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि A के बाद B C D E और F, इधर हो जाएगा U V W X Y और Z। देखें इसीलिए ये बना Z के साथ A, Y के साथ B, X के साथ C, W के साथ D और V के साथ E और U के साथ F। UF इसका राइट। अगला प्रश्न है AD, ये दोनों थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, AD EH IL NP QT और U और उसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे देखें पहले AD है एक अक्षर, दूसरा है EH, इस प्रकार से जोड़ा था वो मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा पास में लिख गया है, सभी में बराबर गैप हो गया है, बराबर गैप नहीं था, दो के जोड़े में ये लिखे गए हैं। EH के बाद IL के बाद MP, इसके बाद है QT और उसके बाद है U और अगले अक्षर इनमें से आगे कौन कौन से आएंगे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम D से देखें, D और H के बीच में, तो D और H के बीच में +4, यहाँ पर 4 अक्षर जुड़ रहे हैं। और यदि H से फिर L के बीच में देखें तब भी +4 हो रहे हैं, L से P के बीच में देखें फिर भी 4 अक्षर हो रहे हैं प्लस के, यानी कि आगे बढ़े जा रहे हैं 4। इसके बाद है P से T को देखें तब भी +4 हैं, और T से यदि हम इसके अगले वाला देखें तो इसमें भी +4 आना चाहिए। अब +4 इसमें कौन सा आएगा, T के बाद U V W X, तो यहाँ पर आना चाहिए X। अब इसको देखते हैं A को, A में यदि 4 हमने जोड़े तब बनी E, ये भी +4, E से I तक पहुंचने में +4, I से M तक पहुंचने में +4, M से Q तक पहुंचने में +4, Q से U तक पहुंचने में +4 और U से
कहाँ तक पहुंचेंगे, U V W X Y और पहुंचेंगे हम Y पे। तो ये दोनों अक्षर इसके बाद आएंगे X और Y। X और Y पहले ऑप्शन में है, इसलिए फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है X Y Z U V W C B A F E D R S T और O। अब आगे के दो अक्षर इनमें से कौन से हैं? तो यदि हम ध्यान से देखें तो यहां पर X Y Z U V W A B C यहां से तो सीधा चल रहा, X Y Z U V W क्रम से है, इधर से उल्टा क्रम है, A B C D E F, फिर दो के बाद फिर सीधा होने लगा R S T और O P Q। तो O दिया गया है, P Q इसमें और यदि हम जोड़ दें तो O P Q हो जाएगा, O P Q यानी कि P Q। तो P Q इसमें कहाँ है, P Q है चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। इसमें हमें एक श्रृंखला ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पर 6 है और 6 में यदि हम 6 प्लस कर दें, 6 प्लस कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 में यदि हम इसमें प्लस 9 कर दें, यानी कि इस 6 में और 9 तक प्लस 3 करेगा, तो 6 में यदि हम 12 में यदि 9 जोड़ दे रहे हैं तो हो रहे हैं 21। 21 में फिर यदि हम 12 प्लस कर दें, 21 में यदि हम प्लस 12 कर दें, यानी कि 9 में फिर 3 जोड़ दें, इधर 3 जुड़ रहे हैं, इधर 3 जुड़ के सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, तो ये हो जाएंगे 33। और 33 में यदि हम 12 3 15 प्लस 15 जोड़ दें तो यहाँ पर बन जाते हैं 48, क्योंकि इसमें भी प्लस 3 जुड़े, 12 में 3 जुड़ गए, तो ये बन गया 15 इसमें जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये अभीष्ट संख्या जो है वो 48 राइट आंसर है इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।